दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को मोबाइल चार्जर के बारे में बताऊंगा। मोबाइल चार्जर क्या काम करता है, यह कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं और ये ख़राब होने से हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो डीसी पर ऑपरेट होती हैं, लेकिन हमारे पास जो सोर्स होता है पावर का वह एसी होता है। तो इससे सबसे पहले हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो इक्विपमेंट होते हैं वो जो बैटरी से ऑपरेट होते हैं तो उनकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, और जो डायरेक्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं तो वो उनको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके रेक्टिफायर बना के उन इक्विपमेंट को सप्लाई दिया है और उनसे काम लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा मोबाइल चार्जर है जिसके अंदर बैटरी यूज़ किया जाता है। इस बैटरी को जो टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर बनाया है जिसे हम मोबाइल का चार्जर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोबाइल चार्जर नॉर्मली हर एक मोबाइल के चार्जर एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही लगभग सर्किट एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो, चाहे वो बैटरी चार्जर हो, किसी भी तरह का चार्जर हो, सभी में एक जैसे ही सर्किट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये मोबाइल चार्जर खोल के और इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूँगा आपके सामने दिखाऊँगा। तो दोस्तों मोबाइल चार्जर खोलने के लिए ये प्रेस फिटेड रहता है, ये शील बंद होता है दोस्तों। अगर हम इसको ज़बरदस्ती करके खोलेंगे तो इसके टूटने के डर रहते हैं। तो दोस्तों इसको हम ब्लोअर की मदद से जो हॉट एयर जिसके द्वारा निकलता है उसके द्वारा इसके जो आगे की तरफ जो शील होती है उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर को फंसा के हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये दोस्तों अपने आप ऊपर आ जाता है, खुल जाता है। हमें इसको कभी भी ज़बरदस्ती नहीं खोलना चाहिए, इसको तरीके से ही खोलेंगे तभी ये खुलेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा और आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्लोअर की मदद से इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जिससे इसके जो प्लास्टिक बॉडी का बना होता है यह थोड़ा सा हल्का हो जाता है और इसके अंदर हम देखिए दोस्तों कितना आसानी से खुल गया है। इसी तरह हम कई तरह के जो मोबाइल चार्जर होते हैं वो इसके अंदर एक दो स्क्रू लगे होते हैं जिससे टाइट रहते हैं, और मैक्सिमम चार्जर मैंने देखे हैं वो प्रेस फिटेड रहते हैं और सील बंद होते हैं। देखिए दोस्तों यह इसका चार्जिंग सर्किट बाहर निकल के आ गया है। तो इस तरह से जो आजकल नए तरीके के मोबाइल चार्जर आ रहे हैं जैसे एमआई का हुआ, ओप्पो का हुआ, सैमसंग का हुआ, वो इस तरह के मोबाइल चार्जर होते हैं। इसका सर्किट बड़े आसानी से हाथ में निकल के आ गया। अभी हम दोस्तों इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कोई भी सर्किट हमें सही करने से पहले या देखने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कैसे रिपेयर करें। रिपेयर करने का भी एक टेक्निक होता है दोस्तों। सबसे पहले हम विजुअली देखेंगे इसके अंदर कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है या कोई ड्राई सोल्ड तो नहीं है। अगर विजुअली हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और इसके फॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इनपुट में देखते हैं जहाँ पर हमारा एसी इन होता है। तो दोस्तों इसके अंदर दो तरह के सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। दोस्तों इसके अंदर एक आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसके पीछे का जितना भी सर्किट होता है उसे हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं, और उसके आगे का जो सेकेंडरी वाला सर्किट होता है उसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों इसको दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले एसी हमारा इन होता है, जो एसी टर्मिनल इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उसमें मल्टीमीटर का दोनों लीड लगा के चेक करेंगे कि इसमें आपस में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर एक फ्यूज़ रेजिस्टेंस होता है, फ्यूज़ रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर फ्यूज़ रेजिस्टेंस भी सही है तो हम इसके बाद इसके रेक्टिफायर पे जाएंगे। दोस्तों मल्टीमीटर से हम इसका रेक्टिफायर चेक करेंगे। रेक्टिफायर दोस्तों देखिए इसके पीछे लगा हुआ है एक रेक्टिफायर, ये जो सामने दिखाई दे रहा है पीछे लगा हुआ है रेक्टिफायर, जिसके अंदर ये देखिए दोस्तों ये रेक्टिफायर है। इसके अंदर 4 टांगें होती हैं, इसमें से एक पॉजिटिव कॉमन होता है, बाकी नेगेटिव 3 टांग होती हैं। तो पॉजिटिव मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला लीड हम पॉजिटिव टर्मिनल पर रख के बाकी के साथ चेक करते हैं तो ये हमें कुछ रीडिंग शो करता है। तो इससे इससे इसकी सर्विसेबिलिटी दिखाई देती है। रेक्टिफायर के बाद दोस्तों हमारा
जो वोल्टेज होता है वो फ़िल्टर के लिए आगे जाता है कैपेसिटर के अंदर। इसमें कई तरह के कैपेसिटर होते हैं जो कि फ़िल्टरेशन का काम करते हैं। जो जो भी एसी स्पाइक आती है उसको ये पास करते हैं और डीसी को ब्लॉक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्योर डीसी मिल जाती है। इसके बाद डीसी वोल्टेज दोस्तों इसके बाद कॉइल में जाता है, कॉइल के बाद ये हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा प्राइमरी जो मैंने बताया था शुरू में कि इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्शन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब सेकेंडरी में दोस्तों यह सेकेंडरी में इंड्यूस होता है ट्रांसफार्मर की, इसके बाद यह कंट्रोल आईसी में जाता है, इसके बाद यह आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए मल्टीमीटर से हम पहले इसका इनपुट चेक कर रहे हैं। इनपुट टर्मिनल जो है वो कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं। मल्टीमीटर को हम पहले कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और इसके दोनों टर्मिनल को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ये आपस में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं, इसमें शॉर्टिंग नहीं। तो इसके बाद फिर हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस आता है, फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। फ्यूज रेजिस्टेंस हमारा कहीं ओपन तो नहीं हो गया। तो दोस्तों फ्यूज रेजिस्टेंस भी अगर हमारा सही है, इसके बाद हम रेक्टिफायर के ऊपर जाएंगे दोस्तों, जो कि इसके बैक साइड में लगा होता है। देखिए दोस्तों फ्यूज रेजिस्टेंस हमारा सही है। इसके बाद इसके बैक साइड में ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को डायोड वाले पोजीशन में ले जाएं। दोस्तों जो पहले तरह की जो पावर सप्लाई होती थी या चार्जर सर्किट होते थे तो उनमें ट्रांसफार्मर और डायोड का यूज़ किया जाता था, लेकिन यह एक एसएमपीएस है, एसएमपीएस टाइप चार्जर सर्किट है। इसके अंदर दोस्तों हम डायोड का इस्तेमाल जो किया है वो कंबाइंड डायोड मिला के एक 4 टैंक का रेक्टिफायर बनाया गया है, जो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जिसमें से एक पॉइंट इसका कॉमन रहता है जो कि पॉजिटिव होता है, बाकी 3 पॉइंट नेगेटिव होते हैं। तो मल्टीमीटर का प्रोब लगा के हम इसकी सर्विसेबिलिटी मल्टीमीटर से इसी हिसाब से चेक करते हैं। इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर इसका मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड लगाएंगे, बाकी 3 पे हम नेगेटिव लीड लगाएंगे, तो हमें कुछ रीडिंग दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। देखिए दोस्तों ये हमारा रेक्टिफायर है। इस तरह से हम रेक्टिफायर को चेक करते हैं। रेक्टिफायर के बाद दोस्तों हमारा जो वोल्टेज होता है वह दोस्तों फिल्ट्रेशन के लिए यह फ़िल्टर सर्किट में जाता है, जो कि कैपेसिटर के द्वारा फ़िल्टर होते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि फ़िल्टर का काम करते हैं। जो भी हमारा एसी स्पाइक आता है उसको यह फ़िल्टर जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों, यह एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा कोई भी एसी स्पाइक आता है तो यह इसको पास करके ग्राउंड कर देता है और हमें प्योर डीसी देता है दोस्तों। ये फ़िल्टर होने के बाद दोस्तों हमारा वोल्टेज इंडक्शन कॉइल में जाता है। देखिए छोटा सा इंडक्शन कॉइल होता है इसके अंदर। इसके बाद इंडक्शन कॉइल से ये हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चला जाता है। तो दोस्तों देखिए यह एक इंडक्शन कॉइल है, यह यहाँ पर ओपन शो कर रहा है। देखिए दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने से यह कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। कॉइल कंटिन्यूटी देना चाहिए लेकिन यह नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह ओपन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको अभी निकाल के चेंज करेंगे और फिर दोबारा से सर्किट को लगा के देखेंगे कि हमारा सर्किट सर्चेबल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी पावर सप्लाई, चार्जिंग सर्किट या कोई भी एसएमपीएस हो उसको इस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों रिपेयर हम अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें दोस्तों फॉल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो हमें फॉल्ट ढूंढने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब है और हम परेशान होंगे। तो दोस्तों देखिए कितना आसानी से हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। इसमें से एक कॉइल ख़राब निकला हुआ है, जिसको हम अभी रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सर्किट सर्विसेबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको पहले हम डिसोल्डिंग करेंगे, इसका सोल्डर हटाएंगे, इसके बाद कंपोनेंट निकाल के दोबारा से दूसरा नया कंपोनेंट लगाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी चार्जिंग सर्किट हो या फिर रेक्टिफायर सर्किट हो, चार्जिंग सर्किट हो या फिर हमारा कोई भी पावर सप्लाई हो, एसएमपीएस हो, सभी लगभग एक जैसे ही बने होते हैं।
इनमें सबसे पहले इसमें भी दो दो पोर्शन होते हैं, इसमें प्राइमरी पोर्शन और सेकेंडरी पोर्शन। जो जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर के पहले पहले का जो पोर्शन होता है उसको हम प्राइमरी से पोर्शन कहते हैं, आगे वाला पोर्शन को सेकेंडरी पोर्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कॉइल हमने निकाल दिया है, यह ओपन शो कर रहा है, ख़राब है। तो इसकी जगह दोस्तों हम दूसरा कॉइल लगाएंगे और अपने सर्किट को सर्विसेबल करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी चार्जिंग सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी काम को करेंगे तभी हमें सीखने को मिलेगा, तभी हम कर पाएंगे इसको। अगर हम देख के ही डर जाएंगे कि ये कैसे होगा, कैसे निकलेगा, तो वो काम होना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी चीज़ को ठान लें कि हमें ये काम करना है, सीखना है, तो हम बड़े आराम से सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसानी से रिपेयर हो सकता है। लोग बाग छोटा सा अगर चार्जर काम नहीं करता है तो उसको फेंक देते हैं, दूसरा ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन अगर जानकारी हो तो हम इसको घर में ही रिपेयर कर सकते हैं और अननेसेसरी अपने पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपने चार्जर में दूसरा नया कॉइल इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये नया एक दूसरे चार्जर के सर्किट से मैंने निकाला हुआ कॉइल है। इसको हम जो पुरानी कॉइल थी हमारे, उसकी जगह हम एज इट इज़ लगाएंगे और सोल्डिंग करके दोबारा से अपने चार्जर को सर्विसेबल करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो उसके पॉइंट थे दोनों, उसके अंदर उस कॉइल को मैंने बिठा दिया और पीछे से अभी सोल्डिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सोल्डिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है। सोल्डिंग टेक्निक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर सोल्डिंग और डिसोल्डिंग करना मैंने सिखाया था। दोस्तों, बड़ा आसानी से हो जाता है। देखिए, ये हमारा कॉइल सोल्डिंग हो गया है। देखिए, अभी हम दोस्तों दोबारा से इसको अपने कवर, इसका जो चार्जर का कवर था उसके अंदर फिट करेंगे। ये बड़ा आसानी से फिट हो जाता है दोस्तों। देखिए, इसके अंदर एक खांचा बना होता है, उसके अंदर हम इसको बिठा देते हैं और यह उसमें अंदर आराम से सेट हो जाता है। अभी हम दोबारा वही प्रोसेस अपनाएंगे इसको सील्ड करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर इसको बिठा दिया है। अब दोबारा से हम अपना ब्लोअर की मदद से इसको दोबारा से गर्म करेंगे, जिससे यह अपनी जगह बैठ जाए और वो इसको पकड़ लें, क्योंकि इसमें कोई नट या स्क्रू तो है नहीं जिससे हम टाइट करके इसको रोक सकते हैं। यह दोबारा से इसको हीट करके इसके अंदर बिठाएंगे तो अपने आप यह सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम अपने चार्जर को सर्विसेबल बना लेते हैं। दोस्तों, इसमें तो हमें बड़ा आसानी से फ़ॉल्ट मिल गया दोस्तों। और भी कई तरह के फ़ॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे किसी किसी में इसका रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है, किसी किसी में फ्यूज़ रेजिस्टेंस उड़ जाता है, और कहीं पर इसका फ़िल्टर ख़राब हो जाता है। हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो फूल जाते हैं, जो कि सामने हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमारा आउटपुट मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बड़े आसानी से अपने चार्जर को खोल के और रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चार्जर बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसको एसी सॉकेट में लगा के, अपने फ़ोन में लगा के चेक करेंगे कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए, मैंने इसको अभी एसी सॉकेट में लगा दिया है और इसको अभी हम अपने मोबाइल में लगा के इसका आउटपुट चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी मोबाइल के चार्जर को हम बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई मोबाइल चार्जर के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करें।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी इससे अच्छे रोचक और जानकारी भरे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद।